कहानी के उद्भव और विकास का अध्ययन किया। इसके साथ ही पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार और मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र का अध्ययन किया। कहानी कला के तत्वों के आधार पर इन कहानियों का हमने विश्लेषण किया। आज की कक्षा में हम जैनेन्द्र की कहानी पाजेब, धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो, कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशिया, उषा प्रेमदा की कहानी वापसी और महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखाचित्र पथ के साथी का अध्ययन करेंगे। यह समस्त कहानियाँ हिंदी साहित्य में अत्यंत विशिष्ट स्थान रखती हैं। हिंदी कहानी विधा को समृद्ध करने में इन कहानियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी कहानी को प्रारंभ में पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने समृद्ध किया। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, उषा प्रेमदा ने कहानी की सृजनशीलता को गति दी। आधुनिक युग में भी अनेक कहानीकार अपनी लेखनी से कहानी विधा को समृद्ध कर रहे हैं। कहानी एक ऐसी विधा है जो लोकप्रिय रही है। आज से पूर्व भी, स्वतंत्रता से पूर्व भी कहानी विधा लोकप्रिय रही। कहानी एक ऐसी विधा रही जो वाचिक परंपरा से भारतीय जनमानस को प्रारंभ से ही लोकप्रियता की ओर ले जाती रही है। वाचिक परंपरा यानी वाचन करने के माध्यम से अनपढ़ व्यक्ति भी कहानी सुनाता था अपने बच्चों के लिए, अपने समाज से जुड़े लोगों के लिए, और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था लेकिन वह रोचक कहानी प्रस्तुत करता था। यह परंपरा वाचिक परंपरा कहलाई। जब साहित्य की रचना प्रारंभ हुई तब कहानियों का लेखन प्रारंभ हुआ। कहानी लेखन को गति प्रेमचंद के काल में मिली, जब प्रेमचंद और उनके समकालीन लेखकों ने कहानी विधा को समृद्ध करना प्रारंभ किया। प्रेमचंद के बाद अनेक लोगों ने कहानी विधा को अपनी लेखनी से समृद्ध किया। कहानी की विषय वस्तु में अनेक बदलाव आए। कहीं मनोविश्लेषणात्मक कहानियां लिखी गई तो कहीं यथार्थवादी, कहीं आदर्शवादी, तो कहीं विविध शैलियों का प्रयोग करके कहानी की रचना हुई। नई कहानी आंदोलन भी चलाया गया। नई कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि में कहानी विधा में नई विषय वस्तु को शामिल किया जाना था। इन्हीं कहानियों के सहारे कहानी विधा आगे बढ़ी, समृद्ध हुई। जैनेन्द्र कुमार अपने कालखंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। उनकी पहचान हिंदी कथा साहित्य में नवीन दृष्टि और शैली को लेकर है। उनकी कहानियों में नवीन शैली और नवीन दृष्टि का प्रयोग होता है। उन्होंने कहानी को एक नई दृष्टि दी, कहानी के लिए एक नई शैली प्रदान की। उनकी कहानियाँ मनोविश्लेषणवादी कहानियाँ प्रमुख रूप से हैं, यानी उन्होंने मनुष्य के मनोविज्ञान का अध्ययन करके उसका सूक्ष्मता से कहानियों में अंकन किया है। उनके पात्र ऐसे पात्र हैं जिनकी मन स्थितियों का कहानी में अंकन दिखाई देता है। उनकी मन स्थितियाँ कहानी में परिलक्षित होती हैं। जैनेन्द्र ने 150 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेक उपन्यासों की भी रचना की, जिसमें सुखदा, त्यागपत्र, विवर्त आदि अनेक उपन्यास हैं। उनकी कहानियाँ मनुष्य के अंतर्द्वंद की कहानियाँ हैं, मनुष्य की चेतना की कहानियाँ हैं, मनुष्य के मन के अध्ययन की कहानियाँ हैं। वह मानव जीवन की घटनाओं को अपनी कहानियों में शामिल करते हैं। समाज से ऐसे पात्र उठाते हैं जो विविध प्रकार की मानसिक अंतर्द्वंद से घिरे होते हैं। उन मानसिक स्थितियों, मानसिक अवस्था का जैनेन्द्र कुमार कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहानी को अत्यंत रोचक तरीके से प्रारंभ करते हुए अंत तक ले जाते हैं। पाजेब कहानी उनकी ऐसी कहानी है जिसमें बाल मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। कहानी में कई पात्र हैं लेकिन
बाल मानसिकता को प्रमुखता से उभारा गया है। इसके साथ ही एक अभिभावक की मानसिकता, एक लेखक की मानसिकता भी इस कहानी का केंद्र बिंदु है। कहानी इसलिए रोचक हो जाती है कि उसमें न बाल मानसिकता के साथ ही बड़े लोगों की मानसिकता को भी प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। उनकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और शीर्ष पर पहुंचकर, चरम पर पहुंचकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करती है। कहानी के मुख्य पात्रों में आशुतोष, लेखक, उसकी पत्नी, छोटी बेटी मुन्नी, बुआ, नौकर वंशी और छुन्नू शामिल हैं। यह सभी पात्र प्रमुखता से अपने चरित्र का निर्वाह करते हैं। लेखक ने बड़ी कुशलता के साथ अपने चरित्रों को इस कहानी में उभारा है, चरित्रों को प्रधानता प्रदान की है। जैनेन्द्र ने इस कहानी के माध्यम से बच्चों की मानसिकता को न केवल रेखांकित किया है, बल्कि अभिभावकों को यह सोचने के लिए विवश किया है कि वह बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनकी मानसिकता को समझें और उसी के अनुरूप आचरण करें। जैनेन्द्र कुमार की यह कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें लेखक ने बाल मनोविज्ञान को प्रमुखता दी है। कहानी का कथानक पाजेब से जुड़ा हुआ है। पाजेब एक ऐसा सूक्ष्म गहना है जो स्त्रियां या बालिकाएं अपने पैरों में धारण करती हैं। कहानी के एक पात्र लेखक की छोटी बेटी मुन्नी है, जिसके मन में सहज ही यह जिज्ञासा जागती है कि वह पाजेब पहने। वह दूसरे बालकों के लिए पाजेब पहने हुए देखकर सोचती है कि उसके पास भी पाजेब होनी चाहिए। वह अपनी यह इच्छा बुआ से व्यक्त करती है। उसकी बुआ उसकी इस इच्छा को समझती हैं और पूर्ति करती हैं कि वह पाजेब पहने। बुआ उसके लिए पाजेब लेकर आती हैं। मुन्नी पाजेब पहनती है। मुन्नी को पाजेब पहने हुए देखकर उसका बड़ा भाई आशुतोष बहुत खुश होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे यह अनुभव होता है कि जब मुन्नी को पाजेब मिल सकती है तो उसके लिए भी क्यों ना कुछ मिलना चाहिए। वह सोचता है कि यदि उसके पास साइकिल हो तो उसके लिए अत्यंत सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। वह बुआ से कहता है कि उसके लिए साइकिल लाकर दे दीजिए। बुआ कहती है ठीक है, बाद में देखेंगे। लेखक अपनी पत्नी को समझाता है कि वह पाजेब को संभाल कर रखे। पत्नी कहती है कि हाँ, मैं पाजेब को संभाल कर रखूंगी। अचानक एक पाजेब कहीं दिखाई नहीं देती। यहीं से लेखक के मन में अनेक शंकाओं का समावेश होता है। वह आशुतोष से पूछता है कि क्या उसने पाजेब ली। तभी उसे पता चलता है कि आशुतोष पतंग उड़ाता है। पतंग के लिए तो कहीं उसने पाजेब नहीं ले ली, पतंग लाने के लिए तो उसने कहीं पाजेब नहीं ले ली। वह उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता है, लेकिन आशुतोष नहीं संतोषजनक उत्तर दे पाता। फिर एक प्रसंग में वह कहता है कि पाजेब छुन्नू ने ली है। छुन्नू आशुतोष के आयु का ही एक दूसरा पात्र है। लेखक छुन्नू से पूछताछ करता है। लेखक अपने नौकर वंशी से भी पूछताछ करता है। उसे यह शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वंशी ने वह पाजेब चुरा ली हो। पत्नी से भी वह इस बारे में बात करता है तो पत्नी भी इसी बात पर जोर देती है कि कहीं नौकर वंशी ने तो पाजेब नहीं ले ली। वह वंशी से पूछताछ करता है लेकिन कुछ लाभ नहीं होता। लेकिन जब छुन्नू का नाम आता है तो वह छुन्नू से पूछताछ करता है और छुन्नू की माँ भी यह स्वीकार कर लेती है कि वह उसे पाजेब लाकर देगी। पाजेब की इस पूछताछ में कहानी के अनेक पात्र शक के दायरे में आते हैं। अनेक पात्रों को लेखक शक के दायरे में लाकर पाजेब के विषय में पूछताछ करता है।
लेकिन पाजेब नहीं मिल पाती। वह नौकर वंशी पर पाजेब चुराने का शक करता है, वह छन्नू पर पाजेब चुराने का शक करता है, वह अपने पुत्र आशुतोष को लेकर भी आशंकित है कि कहीं उसने तो पाजेब नहीं चुरा ली। लेखक की लेखकीय मनोवृत्ति जागृत होती है, वह बाल मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करता है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने का प्रयास करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि यह पाजेब कौन लेकर गया है और किसके माध्यम से ये पाजेब गई होगी। लेकिन कोई बात पता नहीं चल पाती। सहज ही उसे यह आभास होता है कि पाजेब आशुतोष ने, छुन्नू ने, नौकर बंशी ने, किसी ने चुराई है, लेकिन वह दृढ़तापूर्वक इनमें से किसी से भी नहीं कह पाता। तभी अचानक बुआ आती हैं और बुआ अन्य सामान के साथ ही पाजेब निकाल कर देती हैं और बताती हैं कि यह पाजेब उनके साथ ही चली गई थी। पाजेब सामने देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेखक को भी अपने मन की प्रवृत्ति पर संकोच होता है, लज्जा होती है। वह अनावश्यक अपने पुत्र, नौकर अथवा छुन्नू पर जो संदेह करता है, उसको लेकर उसे अच्छी भावना महसूस नहीं होती। उसे लगता है कि वह बाल मनोविज्ञान को नहीं समझ पाया, क्योंकि आशुतोष को जब उसने ज़्यादा जोर दिया तभी उसने स्वीकारा था कि हाँ, पाजेब मैंने नहीं चुराई, और जब ज़्यादा जोर दिया तब उसने छुन्नू का नाम लिया था। बाल मनोविज्ञान को समझने की लेखक की जो दृष्टि थी, उसमें वह खुद को खरा नहीं पाता। इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार ने बाल मनोविज्ञान की प्रखर अभिव्यक्ति की है। कहानी की भाषा पात्रों के अनुकूल है, छोटे छोटे संवादों से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में मनोवैज्ञानिक तत्वों का सहारा लिया गया है, मनोविज्ञान को प्रमुखता दी गई है। बच्चों की जो मानसिकता होती है, नई वस्तुओं को खरीदने की जो लालसा होती है, उसको भी जैनेन्द्र कुमार ने रेखांकित किया है। जिस प्रकार छोटी बेटी मुन्नू की पाजेब लाने की आकांक्षा है, उसी प्रकार पुत्र आशुतोष भी साइकिल खरीदना चाहता है। साइकिल खरीदकर वह अपने दोस्तों पर धाक जमाना चाहता है। वह चाहता है कि अगर उसे साइकिल मिल जाएगी तो उसको अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, अत्यंत खुशी होगी। बाल मनोविज्ञान में नई नई वस्तुओं को लेकर जो आकर्षण होता है, वह आकर्षण पाजेब और साइकिल के माध्यम से लेखक ने बड़ी प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। इस कहानी की भाषा सहज है, सरल है। लेखक ने मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है, मानसिक अंतर्द्वंद को रेखांकित किया है। पाजेब खो जाने को लेकर किस प्रकार लेखक अंतर्द्वंद से घिर जाता है, किस प्रकार उसकी पत्नी मानसिक संघर्ष से घिर जाती है, किस प्रकार पुत्र आशुतोष को मनस्थिति का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार छोटी बेटी मुन्नी और बुआ को मानसिक अंतर्द्वंद से गुजरना पड़ता है, इसका श्रेष्ठ शब्दांकन जैनेन्द्र कुमार ने अपनी इस कहानी में किया है। वह मनोवैज्ञानिक स्थितियों के सहारे घटना को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों के चरित्र को उभारते हैं। यह मनोवैज्ञानिक कहानी अत्यंत प्रमुखता से पढ़ी गई और हिंदी साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान है। वास्तव में कहानी कला की दृष्टि से पाजेब अत्यंत सार्थक और प्रमुख कहानी है। पाजेब का कथानक महत्वपूर्ण है। पाजेब में संवाद योजना श्रेष्ठ है। छोटे छोटे संवादों के माध्यम से गहन बात कह दी गई है, जिसमें जीवन दर्शन का भी समावेश होता है। कहानी का वातावरण आधुनिक युग का वातावरण है, जहाँ बच्चे नई वस्तुएं प्राप्त करने की लालसा लिए हुए हैं, जहाँ मनुष्य दूसरे लोगों पर संदेह करने में जरा भी नहीं हिचकता, जहाँ मनुष्य दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाने में जरा भी संकोच नहीं करता। इस तरह का वातावरण, इस तरह का देशकाल जो आज दिखाई देता है, आधुनिक युग में दिखाई देता है, उस वातावरण को जैनेन्द्र कुमार ने प्रमुखता से कहानी में उभारा है। कहानी की शैली कहानी की कथा वस्तु के अनुरूप है, क्योंकि पूरी कहानी
मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई है, इसलिए इस कहानी में अगर हम पात्रों के मनोविज्ञान को दर्शाना चाहते हैं तो मनोविश्लेषणात्मक शैली ही सर्वश्रेष्ठ शैली इस कहानी के लिए थी, जिसका प्रयोग जैनेन्द्र कुमार ने किया है। कहानी की भाषा प्रभावशाली, संवाहमयी और प्रवाहमान है। कहानी में अद्भुत प्रवाह है, कहीं पर भी अवरोध पैदा नहीं होता। कहानी अपने उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही समाप्त होती है। कहानी का एक सार्थक उद्देश्य है कि हम बच्चों की मानसिकता को समझें, ग्रहण करें और उसी के अनुरूप आचरण करें। धर्मवीर भारती का हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक ऐसे साहित्यकार रहे जिन्हें अनेक कृतियों की सृजन का, अनेक पुरस्कारों को प्राप्त करने का और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का श्रेय है। उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपने कहानियों के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि की है। उनकी कहानी गुल की बन्नो एक नारी की मानसिकता का दस्तावेज है। एक स्त्री की भारतीय समाज में जो दशा है, उस दशा को उभारने में इस कहानी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस कहानी के माध्यम से संपूर्ण नारी समाज की विविध समस्याओं को धर्मवीर भारती ने उठाया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से विविध पात्रों के सहारे स्त्री की दुर्दशा का अंकन किया है। वस्तुतः धर्मवीर भारती ऐसे लेखक रहे जिन्होंने भारतीय समाज के विविध वर्गों की मानसिकता और स्थितियों का अध्ययन किया और उसको अपने साहित्य में सृजनशीलता के माध्यम से सृजन करके लोगों तक पहुंचाया, शब्दों के माध्यम से पहुंचाया। यही कारण है कि धर्मवीर भारती का साहित्य सभी विधाओं में विपुल लेखन के लिए जाना जाता है। उन्होंने सभी विधाओं में समृद्धशाली रचना लेखन किया, सभी विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध किया। इसीलिए धर्मवीर भारती का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। गुल की बन्नो कहानी के प्रमुख पात्र हैं गुल की बन्नो, बुआ, मुन्ना भाई, मिरवा, मटकी। कहानी की नायिका गुल की बन्नो है, जो एक परित्यक्ता स्त्री है। परित्यक्ता अर्थात जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया, ऐसी महिला गुल की बन्नो है। कहानी में गुल की बन्नो के माध्यम से ही स्त्री के अंतर्द्वंद की अभिव्यक्ति की गई है। एक परित्यक्त महिला जिसको पति ने छोड़ दिया हो, उसको समाज में किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसकी अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है। गुल की बन्नो को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता है, जीवन यापन के लिए विविध प्रकार के उद्यम करने पड़ते हैं। इसके बावजूद समाज उसका माहौल उड़ाता है, समाज के लोग उसे ढंग से जीने नहीं देते। वह शारीरिक रूप से भी सुंदर नहीं है। वह एक ऐसी महिला है जो कम उम्र में 26 साल की महिला ऐसी दिखाई देती है। जिस तरह से बुजुर्ग महिला का स्वरूप होता है, उसके ऊपर निकला हुआ है। इसी कारण सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, सभी के उपहास की पात्र वह बनती है। गुल की बन्नो को बुआ अपने उद्यम करने के लिए प्रेरित करती है और गुल की बन्नो एक सब्जी की दुकान वहीं लगा लेती है और सब्जी बेचने का काम करती है। लेकिन लोग उसे परेशान करना नहीं छोड़ते। बच्चे भी उसका उपहास उड़ाते हैं, बच्चे भी उसका अपमानित करते हैं। कहीं मटकी जो है एक कहानी की पात्र है, एक बालिका है। मटकी अपने कुबड़ का, नकली कुबड़ का प्रदर्शन करके गुल की बन्नो की नकल करती है और सभी बालक तालियां बजाकर हंसते हैं। सभी बालक उसका उपहास उड़ाते हैं। जो उस क्षेत्र के लोग हैं जहां गुल की बन्नो रहती है, वहां के लोग भी उसका उपहास उड़ाते हैं और उसका जीवन कठिन हो जाता है, उसका जीवन अत्यंत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सब स्थितियों से संघर्ष करते हुए गुल की बन्नो कहीं पर भी समझौता
नहीं करती। वह एक संघर्षशील नारी के रूप में उसका चरित्र उभर कर आया है, जिसमें साहस है, जिसमें जीने की लालसा है, जिसमें कुछ कर गुजरने की इच्छा है। वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, वह जीना चाहती है। एक परित्यक्ता स्त्री की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को आत्मसात करके वह जीवन क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ती है। कहानी में उसके अंतर्द्वंद को प्रमुखता से उभारा गया है। कहानी का जो कथानक है वो संपूर्ण उद्देश्य के साथ कहानी को रोचक बनाता है। कहानी में अनेक पात्र हैं, विविध वर्गों के पात्र हैं, बाल पात्र हैं, नारी पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं। गुलकी बन्नो के पति को भी कहानी में रेखांकित किया गया है। कहानी में समकालीन समाज की समस्याओं को भी अभिव्यक्त किया गया है। कहानी में यह भी बताया गया है कि अगर स्त्री को श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल पाता तो किस प्रकार से उसे अपनी समस्याओं से जूझना पड़ता है, यह भी गुलकी बन्नो के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। वास्तव में धर्मवीर भारती की यह श्रेष्ठ कहानी है। कहानी की भाषा और शैली उद्देश्य को पूर्ति करने में समर्थ है। कहानी में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मनोविश्लेषणात्मक शैली के दर्शन भी इस कहानी में होते हैं। जहाँ पर गुलकी बन्नो के अंतर्द्वंद का अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ पर धर्मवीर भारती ने मनोविश्लेषणात्मक शैली प्रयोग की है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। कहानी में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सहज हैं, ग्राह्य हैं और संप्रेषणीय है। वास्तव में धर्मवीर भारती की कहानी गुलकी बन्नो अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है और हिंदी कथा साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान है। कथाकार कमलेश्वर हिंदी कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश की तिकड़ी को नई कहानी आंदोलन का जनक माना जाता है। काठोत्तरी कहानी के बाद एक ऐसा समय आया जब कहानी की कथा वस्तु में बदलाव हुए। कहानी की कथा वस्तु में नवीन संदर्भों को आत्मसात किया गया। वर्तमान समय की जो विसंगतियां थी, जिसमें मनुष्य का अकेलापन, एकांतिकता, मनुष्य का दोहरा चरित्र, जीवन की विडंबना, विसंगतियां, इन तमाम स्थितियों को कहानी में जिन लोगों ने अभिव्यक्त किया और नए तरीके से अभिव्यक्त किया, उस कहानी को उन्होंने नई कहानी माना और नई कहानी को एक आंदोलन के रूप में लिया गया। नई कहानी आंदोलन बहुत प्रमुखता से हिंदी साहित्य में ग्रहण किया गया। नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में कमलेश्वर का नाम भी आता है। राजा निर्वंशिया उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। कमलेश्वर ने उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, इसके साथ फिल्म भी लिखी। वह कहानी कला के दृष्टि से अत्यंत सफल कहानीकार माने जाते हैं, जिन्होंने समकालीन संदर्भों के सहारे कहानी विधा को समृद्ध किया, कहानी को आगे बढ़ाया। राजा निर्वंशिया में लोक कथा और आधुनिक कथा का अद्भुत समावेश है। यह कहानी जहाँ लोक कथा के रूप में विद्यमान है, वहीं इसमें आधुनिक कथा का भी समावेश किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र राजा, रानी, जगपति, चंदा तथा बचन सिंह हैं। यह कहानी दो कहानियों के साथ जुड़ती है, दो कहानियों के रूप में उभर कर सामने आती है। इस कहानी का एक पक्ष लोक कथा का है और दूसरा पक्ष आधुनिक कथा का है। लोक कथा की अभिव्यक्ति राजा रानी से हुई है। एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वह अपने मन में अत्यंत चिंतित रहता था। लोग उसे राजा निर्वंशिया कहते थे। एक रात वह अपने महल से कहीं चला जाता है। जब नहीं लौटता तो रानी अपने सेनापति को साथ लेकर उस राजा को ढूंढने निकलती है और जब वह लौट कर आती है तो वो पाती है कि राजा वापस आ गया है। वह राजा को देखकर प्रसन्न होती है, लेकिन राजा उसको सेनापति के साथ गए हुए देखकर आशंकित हो जाता है। एक दिन एक महिला उस राजा का चेहरा देखकर कटाक्ष करती है कि आज उसने राजा निर्वंशिया का चेहरा देखा है, उसका दिन अच्छा नहीं होगा। यह बात राजा को
बहुत परेशान करती है, उसके मन को आंदोलित करती है और वह महल छोड़कर कहीं चला जाता है। रानी को पता चलता है कि राजा गया हुआ है, वह उस स्थान पर पहुंचती है, एक रात राजा की सेवा करती है और लौट आती है। कुछ समय बाद जब राजा बहुत धन अर्जित करके लौटता है, तब अपने महल की तरफ जा रहा होता है, रास्ते में उसके रथ का एक पहिया धंस जाता है मिट्टी में। तब कोई उसे बताता है कि संकट के समय उत्पन्न बालक अगर इस पहिए को सुपारी से छू देगा तो यह पहिया निकल जाएगा बाहर, संकट से मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा को पता चलता है कि यह बालक उसी के हैं। रानी पर वह आक्षेप लगाता है कि यह बालक उसके नहीं हैं, ये किसके बालक हैं। तब रानी देवी देवताओं से प्रार्थना करती है, साधना करती है, देवी साधना करती है और वह बच्चे पुनः बाल रूप में आ जाते हैं। रानी के वक्षस्थल से दुग्ध धारा फूट पड़ती है। तब राजा को यकीन होता है कि यह वास्तव में उन्हीं की संतान है और राजा को अत्यंत ग्लानि का बोध होता है। इसी लोक कथा को जगपति, चंदा और बचन सिंह के संदर्भों में कमलेश्वर ने आधुनिक कथा के रूप में उभारा है। इसी तरह की स्थितियां इन पात्रों के समक्ष आती हैं, लेकिन इस स्थिति में जगपति आत्महत्या कर लेता है और कहानी का समापन होता है। कहानी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से पाठकों को आंदोलित करती है, आह्लादित करती है। कहानी में शैल्पिक नवीनता का समावेश है। यह कहानी की सार्थकता है कि कमलेश्वर ने राजा निर्वंशिया के चरित्र का बहुत प्रमुखता से अंकन किया है। उषा प्रेमदा की कहानी वापसी भी गहरी अनुभूति, स्वाभाविकता, यथार्थता की प्रस्तुति है। इस कहानी के प्रमुख पात्र गजाधर बाबू, नौकर गणेशी, पत्नी बेटा नरेंद्र, बेटी बसंती, पुत्र वधू हैं। चारपाई को प्रतीक बनाकर यथार्थ बोध की अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है। सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के बाद गजाधर बाबू जब घर लौटते हैं तो वहाँ उनके आगमन से कोई हर्षित नहीं होता। सभी को ये लगता है कि उनका आगमन अनापेक्षित है और वह परेशानी से घिर जाते हैं। इन्हीं परेशानियों की विविध स्थितियों का अंकन इस कहानी में किया गया है। अंततः गजाधर बाबू एक दूसरी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और जब घर से चले जाते हैं तो सभी लोगों को बहुत हर्ष होता है। एक व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद की मानसिकता का इस कहानी में चित्रण किया गया है। वापसी के माध्यम से उषा प्रेमदा ने एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की स्थितियों का बड़ा विराट अंकन किया है। वास्तव में यह कहानी अत्यंत प्रभावशाली है, भाषा सहज और सरल है। कथोपकथन अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहे हैं। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी रेखा चित्र और संस्मरण का बोध कराने में समर्थ है। रेखा चित्र और संस्मरण हिंदी साहित्य की एक विधा के रूप में स्वीकार किए गए हैं। रेखा चित्र हम शब्दों के माध्यम से बनाते हैं। इस रेखा चित्र में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष का चित्र पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाता है। संस्मरण ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको याद करके, जिनकी स्मृतियां मात्र से कोई व्यक्ति आह्लादित होता है और वह स्थितियां उसे पुनः स्मरण करती हैं, पुनः बोध कराती हैं। इन्हीं स्थितियों को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण एक विधा के रूप में भी है। इस कृति में महादेवी वर्मा ने कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, सियाराम शरण गुप्त से संबंधित रेखाचित्र और संस्मरणों का लेखन किया है। इनकी भाषा अत्यंत प्रभावशाली है, शैली अत्यंत आकर्षक है। चित्रात्मकता, सहानुभूति, यथार्थबोध, वैचारिकता की अभिव्यक्ति इस रेखाचित्र और संस्मरण के माध्यम से हुई है। यह सभी साहित्यकार महादेवी वर्मा के पथ के साथी रहे हैं। महादेवी वर्मा ने जब अपनी रचना धर्मिता का निर्वाह किया तो इन साहित्यकारों का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। इन साहित्यकारों के साथ रहते हुए उन्होंने जो संस्मरण उनको याद आए, उन संस्मरणों को इस कृति में शब्दबद्ध किया है। वास्तव में पथ के साथी रेखाचित्र और संस्मरण
विधा का बोध कराने में समर्थ है, एक प्रभावशाली कृति है।